हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स। सो जो वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स है वो हमारे न्यू चैप्टर वर्क एनर्जी पावर का फर्स्ट टॉपिक है। और अगर हम नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक की बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और नीट में काफ़ी क्वेश्चंस इस टॉपिक से आपके पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हम इस टॉपिक के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और टॉपिक के कॉन्सेप्ट को समझने के बाद हम इसकी स्पेशल कंडीशन को डिस्कस करेंगे और फाइनली इस टॉपिक पे बेस्ड हम डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज के क्वेश्चन भी आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले इस टॉपिक की हम शुरुआत करते हैं इसके फॉर्मूले से। सो वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स का फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू वेक्टर F डॉट वेक्टर S। अगर हम वेक्टर F की बात करें तो इस फॉर्मूले में आपका जो वेक्टर F है वो कांस्टेंट फोर्स है और जो वेक्टर S है वो आपका डिस्प्लेसमेंट है। तो सबसे पहले इस फॉर्मूले को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम यहाँ पर दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो किन्हीं दो वेक्टर्स के जो डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है वेक्टर A डॉट वेक्टर B, वो होता है आपका A B cos थीटा। तो जब हम इस फॉर्मूले को इक्वेशन फर्स्ट में अप्लाई करेंगे सो हमारा जो वर्क डन है वो क्या आ जाएगा, एफ एस कॉस थीटा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एंगल थीटा की बात करते हैं कि इस फॉर्मूले में आपका एंगल थीटा आखिर है क्या। सो अगर यहाँ पे हम बात करेंगे एंगल थीटा की, सो बेसिकली जो एंगल थीटा होता है वो होता है एंगल बिटवीन द वेक्टर एफ एंड वेक्टर एस। मतलब ये कि जो आपका एंगल थीटा है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल होता है। उसके बाद हम इस फॉर्मूले में बात करेंगे वेक्टर एफ की। जो हमने यहाँ पे वेक्टर एफ लिया है वो वेक्टर एफ क्या है, कांस्टेंट फोर्स। अब आपका जो पहला क्वेश्चन मार्क है जो कि आपके दिमाग में आ रहा होगा कि कांस्टेंट फोर्स का मतलब क्या है, आखिर आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि जो आपको गिवन फोर्स है वो कांस्टेंट है। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो फोर्स का वेक्टर फॉर्म है वो लिख लेते हैं। तो वेक्टर एफ इक्वल टू आपका होता है एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। अभी जो आपका गिवन फोर्स है ये केवल एक ही कंडीशन में, एक ही सिचुएशन में आपका कांस्टेंट फोर्स हो सकता है, जब आपका एफ एक्स एफ वाई एंड एफ जेड दे ऑल आर शुड बी कांस्टेंट। अगर आपका एफ एक्स एफ वाई एंड एफ जेड कांस्टेंट है इट्स मीन जो आपका गिवन फोर्स है वो क्या है, एक कांस्टेंट फोर्स है। तो फॉर कांस्टेंट फोर्स एफ एक्स एफ वाई एंड एफ जेड दे ऑल आर शुड बी कांस्टेंट। ये सारे के सारे क्या होने चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं ताकि जब भी आपको गिवन फोर्स मिले तो उस गिवन फोर्स को आप आइडेंटिफाई कर सको कि जो गिवन फोर्स है वो कांस्टेंट है या फिर वेरिएबल फोर्स है। सो वेरिएबल फोर्स को भी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे कांस्टेंट फोर्स के एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सो जो आपका गिवन फोर्स है वेक्टर एफ वो है 2i माइनस जे प्लस 3k। अब अगर हम इसके x कंपोनेंट की बात करें, मतलब एफ एक्स की बात करें, तो एफ एक्स यहाँ पर कितना गिवन है, 2, और ये 2 क्या है, कांस्टेंट है। एफ वाई की बात करें तो एफ वाई कितना गिवन है, देखो -1। अब ये -1 भी क्या है, ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू है। और अगर हम एफ जेड की बात करें तो एफ जेड की वैल्यू यहाँ पर देखो कितनी है, 3। तो अगर हम 3 की बात करें
तो 3 भी यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि दे ऑल आर कांस्टेंट, एफ एक्स भी कांस्टेंट, एफ वाई भी कांस्टेंट एंड एफ जेड भी कांस्टेंट। सो अगर किसी भी गिवन फोर्स में जो आपके वैल्यूज हैं वो कांस्टेंट है, इट्स मीन आपका गिवन फोर्स क्या है, कांस्टेंट है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये जो हमारा गिवन फोर्स है ये क्या है, एक कांस्टेंट फोर्स है। तो इस प्रकार से आप किसी भी गिवन फोर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि जो आपका गिवन फोर्स है वो कांस्टेंट है या नहीं है, बिकॉज ये फॉर्मूला आप सिर्फ कांस्टेंट फोर्स के लिए ही अप्लाई करोगे। जैसे ही आपका फोर्स वेरिएबल होगा आपका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया आपका क्या, वेक्टर एफ। अब क्योंकि यहाँ पे ये फोर्स है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसका यूनिट न्यूटन भी लिख सकते हैं। अगेन अगर ये फोर्स है तो इसका यूनिट आप क्या कर सकते हैं, इसका यूनिट आप न्यूटन भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं वेक्टर एस की। तो ये तो हमारा क्या था, वेक्टर एफ। अगर हम यहाँ पे बात करें वेक्टर एस की, सो वेक्टर एस यहाँ पे बेसिकली होता है डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन में। मोशन इन स्ट्रेट लाइन में हमने काफ़ी अच्छे से डिस्प्लेसमेंट को पढ़ा था। तो अगर हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, सो डिस्प्लेसमेंट आपका हमेशा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन होता है। तो हमेशा आप क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन को माइनस करेंगे। यह आपका डिस्प्लेसमेंट का बेसिक वेक्टर है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है एफ। अगर हम एफ की बात करते हैं तो एफ क्या होता है, बेसिकली एफ होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एफ। और किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर आपको कैलकुलेट करना है तो वो क्या होता है, अंडर रूट एक्स कॉम्पोनेंट का स्क्वायर। अब देखो इस वेक्टर एफ का जो एक्स कॉम्पोनेंट है वो क्या है, एफ एक्स। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एफ एक्स का स्क्वायर, एक्स कॉम्पोनेंट का स्क्वायर, प्लस वाई कॉम्पोनेंट का स्क्वायर। वाई कॉम्पोनेंट क्या देखो इस वेक्टर का, एफ वाई। सो क्या हो जाएगा यहाँ पे, एफ वाई स्क्वायर, और प्लस जेड कॉम्पोनेंट का स्क्वायर। तो यहाँ पे जेड कॉम्पोनेंट देखो क्या है इस वेक्टर एफ का, एफ जेड। सो यह आ जाएगा आपका एफ जेड का स्क्वायर। सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एफ यानी कि एफ की वैल्यू होगी आपकी अंडर रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर प्लस एफ जेड स्क्वायर। और फाइनली यहाँ पे जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो है क्या, डिस्प्लेसमेंट एस। यहाँ पे अगर डिस्प्लेसमेंट एस की बात करें तो ये आपका होगा क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एस। सो वेक्टर एस यानी कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का एस क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। तो अगर हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो इसका मैग्नीट्यूड आपका क्या होता है, एस इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। मतलब ये कि डिस्प्लेसमेंट का एक्स कॉम्पोनेंट, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का एक्स कॉम्पोनेंट का स्क्वायर प्लस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के वाई कॉम्पोनेंट का स्क्वायर प्लस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के जेड कॉम्पोनेंट का स्क्वायर। फिलहाल आप फॉर्मूला का नोट डाउन कर लीजिए। हम जब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चंस के सॉल्व करते हुए विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन इन सारे पॉइंट्स को काफी अच्छे से समझेंगे। तो फिलहाल आप क्या करिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब जो हम नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं वॉकडन का यूनिट, डायमेंशन, और वॉकडन आपका वेक्टर क्वांटिटी है या फिर स्केलर क्वांटिटी है। और ये तीनों ही पॉइंट जितनी भी हमारी नई फिजिकल क्वांटिटी आएंगी, ये तीनों पॉइंट हम उस नई फिजिकल क्वांटिटी के लिए हमेशा डिस्कस करेंगे। तो जैसे ही कोई नई फिजिकल क्वांटिटी इंट्रोड्यूस होती है तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि वो नई फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर है या स्केलर है। उसके बाद हम उस नई फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट देखेंगे और फाइनली उस नई फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला देखेंगे। फिलहाल वर्क डन हमारे लिए क्या है, वर्क डन हमारे लिए एक नया फिजिकल क्वांटिटी है। तो इस वर्क डन के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये देखेंगे कि जो आपका वर्क डन है वो स्केलर है या फिर वेक्टर है। देन फाइनली वर्क डन का यूनिट और ओवरऑल हम देखेंगे कि वर्क डन का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है।
तो अगर हम यहाँ पे फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला देखो क्या लिखा है, W इज इक्वल टू एफ वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस। अब यहाँ पे जो वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस है ये क्या है, डॉट प्रोडक्ट है, और डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट होता है। तो अगर हम इसकी बात करें तो कौन सा प्रोडक्ट है, ये स्केलर प्रोडक्ट है। स्केलर प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि जो हमें रिजल्ट है वो एक मैग्नीट्यूड मिलेगा, उसमें डायरेक्शन नहीं होगी। तो स्केलर प्रोडक्ट का मतलब क्या है, रिजल्ट हमारा क्या होगा, रिजल्ट में ओनली मैग्नीट्यूड होगा, ओनली मैग्नीट्यूड। अब ओनली मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, ओनली मैग्नीट्यूड का मतलब ये है कि वो जो आपको गिवन फिजिकल क्वांटिटी है वो आपकी क्या होगी, स्केलर होगी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो हमारा वर्क डन है वो क्या है, वो एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। सो वर्क डन क्या है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। तो ये हो गया इसका पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो कि इसका यूनिट है, अगर हम इसके यूनिट की बात करें तो देखो यूनिट कैसे निकालोगे, सबसे पहले फॉर्मूले पे फोकस करते हैं। W इज इक्वल टू क्या क्या है यहाँ पे, वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस। अगर हम वेक्टर एफ की बात करें यानी कि क्या है आपका फोर्स है, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। और एस की बात करें, एस क्या है यहाँ, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट एक प्रकार की लेंथ होती है जिसका यूनिट होता है क्या, मीटर। तो एक यूनिट तो आपकी ये हो गई। अब यहाँ पे जो न्यूटन है, न्यूटन को आप क्या लिख सकते हैं, केजी मीटर सेकेंड की पावर -2। तो न्यूटन को अगर मैं फंडामेंटल यूनिट्स के टर्म्स में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, केजी मीटर सेकेंड की पावर -2। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम न्यूटन की जगह क्या पुट कर देंगे, न्यूटन की जगह पुट कर देंगे केजी मीटर सेकेंड की पावर -2। सो न्यूटन की जगह हमने केजी मीटर सेकेंड की पावर -2 पुट कर दिया। और फाइनली 1 मीटर यहाँ पर भी है हमारे पास जो कि डिस्प्लेसमेंट का है। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो केजी आपका केजी रहेगा, मीटर 1 मीटर ये रहा, 1 मीटर ये रहा, तो दोनों का बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा, और सेकंड की पावर यहाँ आ जाएगी क्या, -2। तो एक यूनिट ये है, एक यूनिट ये है, साथ में इसकी एक यूनिट और है जो कि इसकी शॉर्टकट यूनिट भी बोलते हैं हम इसको, और वो होता है आपका क्या, जूल। तो जूल भी क्या होता है, एक प्रकार का आपका वर्क डन का यूनिट होता है। तो टोटल 3 यूनिट है। फर्स्ट यूनिट आपकी न्यूटन मीटर, सेकंड यूनिट आपका केजी मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2, और थर्ड एंड फाइनल यूनिट जो हम सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं वो है आपकी जूल। और ये यूनिट आपकी क्या है, तीनों की तीनों यूनिट आपकी एसआई यूनिट है। और हमने डायमेंशन वाले चैप्टर में ही डिस्कस करा था कि जितनी भी हम मैकेनिक्स में यूनिट लिखेंगे वो सारी की सारी हम एसआई यूनिट लिखेंगे। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, वर्क डन की एसआई यूनिट लिख रहे हैं। अब फाइनली तीसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं, डायमेंशन फॉर्मूला। तीसरा पॉइंट क्या हमारा, डायमेंशन फॉर्मूला। अगर हम डायमेंशन फॉर्मूला की बात करें तो हम यहाँ पर देखो क्या करेंगे, W का डायमेंशन इज इक्वल टू फोर्स का डायमेंशन इनटू डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन। तो हमने क्या करा, जो हमारे पास फॉर्मूला है उस फॉर्मूले को हमने डायमेंशन फॉर्मूला दोनों साइड ले लिया। सो W का डायमेंशन इक्वल टू क्या होगा, फोर्स का डायमेंशन। अगर हम फोर्स के डायमेंशन की बात करें तो फोर्स का डायमेंशन होता है ML-T-2। तो फोर्स के डायमेंशन की जगह हम क्या लिखेंगे, ML-T-2। और डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक प्रकार का लेंथ होता है। सो डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या हो जाएगा, जो डायमेंशन लेंथ का होगा, लेंथ का डायमेंशन होता है L। तो फाइनली यहाँ पे जो हमारा W का डायमेंशन आएगा वो आ जाएगा ML-T-2। टू कैसे, एक एल ये रहा, एक एल ये रहा, दोनों के बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो एल की पावर क्या आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा। तो फाइनली जो वर्क डन का डायमेंशन होता है वो होता है ML-T-2। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, आप ये बता सकते हो कि आपका जो वर्क डन है वो क्या है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। वर्क डन का जो एसआई यूनिट है हम जो सबसे ज़्यादा यूज़ करेंगे वो जूल है। और वर्क डन का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो क्या है, ML-T-2 है। तो फिलहाल आप इसको नोट डाउन करिए। अब हम इसके स्पेशल कंडीशंस पे डिस्कस करते हैं कि जो वर्क डन की स्पेशल कंडीशंस है वो क्या होती है।
तो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वर्क डन से रिलेटेड वो है स्पेशल कंडीशंस। सो स्पेशल कंडीशन में जो हमारी कंडीशन नंबर फर्स्ट है वो है इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री का मतलब ये है कि जिस डायरेक्शन में आपका फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में आपका क्या होगा, उसी डायरेक्शन में आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल इस मार्कर को ले लेते हैं। अब इस मार्कर पे देखो मैं फोर्स कहाँ की तरफ लगा रहा हूँ, इस मार्कर पे फोर्स में फॉरवर्ड डायरेक्शन पे लगा रहा हूँ। अब फोर्स भी देखो फॉरवर्ड डायरेक्शन पे लग रहा है और ये मार्कर का डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ हो रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि जो डायरेक्शन फोर्स की है वही सेम डायरेक्शन आपकी डिस्प्लेसमेंट की है, यानी कि दोनों ही क्या है, पैरेलल है। दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री की, तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री का मतलब ये है कि सपोज हमारे पास एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे हम कहाँ की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, आगे की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, और इस ब्लॉक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी कहाँ की तरफ हो रहा है, आगे की तरफ हो रहा है। तो इसको हम कह सकते हैं कि दोनों ही वेक्टर आपके, वेक्टर एफ एंड वेक्टर एस कौन क्या है, पैरेलल टू ईच अदर है। इसमें थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा इस केस के लिए, 0 डिग्री। तो फाइनली डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या लिखोगे, देखो वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, एफ एस कॉस थीटा। तो पुट करते हैं इसमें वैल्यू ले जाके, एफ एस कॉस थीटा, थीटा की जगह कितना आ जाएगा, थीटा की जगह आ जाएगा 0 डिग्री। और अगर हम कॉस 0 डिग्री की बात करें तो ये होता है आपका +1। इसका मतलब W इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, एफ एस। अब ये जो F है ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, S है ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे ना तो F नेगेटिव हो सकता है ना S नेगेटिव हो सकता है, दोनों ही पॉजिटिव होंगे। अगर ये दोनों ही पॉजिटिव होंगे इट्स मीन इन दोनों का प्रोडक्ट भी क्या होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव होगा। तो जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होगा तो उस केस में जो हमारा वर्क डन है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। चलिए सेकंड केस देखते हैं। इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री का मतलब ये है कि सपोज दैट, जैसे कि आप रेलवे स्टेशन में देखते हैं, कुली क्या करता है, सर पे बैग रख लेता है और उस बैग को रखकर कहाँ की तरफ जाता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है। तो यहाँ पे हम डायग्राम बना देते हैं। ये कूली है और इसने एक बैग उठा रखा अपने हाथ में। तो कूली जो सूटकेस है, सूटकेस को जो उठा रहा है, वो उस सूटकेस पे कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, उस सूटकेस पे वो ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है। तो फोर्स कौन सी डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ है। और वो चल कौन सी डायरेक्शन में रहा है, चल रहा है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो डिस्प्लेसमेंट तो आपका कहाँ हो रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। बट जो कूली ने सूटकेस पे जो फोर्स लगा रखा है, कहाँ की तरफ लगा रखा है, अपने हाथों से ऊपर की तरफ। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि कूली जो सूटकेस पे फोर्स लगा रहा है और जो कूली डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, कूली जो सूटकेस को डिस्प्लेसमेंट दे रहा है, उन दोनों का ही डायरेक्शन क्या है, देखो परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि जो आपका फोर्स है, फोर्स आपका y डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट आपका कौन सी डायरेक्शन में है, s डायरेक्शन में है। तो इस केस में जो आपका थीटा एंगल है कितना है, 90 डिग्री है। सो थीटा एंगल 90 डिग्री होगा तो W इज इक्वल टू देखो क्या आ जाएगा, एफ एस कॉस थीटा। सो W इक्वल टू जब हम एफ एस कॉस थीटा लिखेंगे तो एफ एस तो ऐसे ही रहेगा, कॉस थीटा की जगह आ जाएगा आपका कॉस 90 डिग्री। और अगर हम बात करें यहाँ पे कॉस 90 डिग्री की, तो कॉस 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0। तो जैसे ही हम यहाँ पे कॉस 90 की वैल्यू 0 रखेंगे तो फाइनली जो हमारा वर्क डन आएगा वो वर्क डन देखो क्या हो जाएगा, एफ एस कॉस 90 की जगह हम क्या पुट करेंगे, कॉस 90 की जगह हम 0 पुट करेंगे। तो एफ एस इंटू 0 और W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 0। तो इस केस के लिए जो आपका वर्क डन है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए थर्ड केस डिस्कस करते हैं जो कि हमारा फाइनल डिस्कशन है इस पॉइंट का। सो इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसका मतलब ये है कि आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एंटी पैरेलल है। फिलहाल क्या करते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। दोनों एंटी पैरेलल का मतलब ये है कि ये जो ब्लॉक है इसका डिस्प्लेसमेंट तो कहाँ हो रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है,
और इस पे जो फोर्स है वो कहाँ की तरफ लग रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। अब बहुत अजीब बात है कि फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है डिस्प्लेसमेंट के, तो अब तक तो हमने यही देखा कि जो आपका फोर्स है वो क्या करता है, मोशन में हेल्प करता है। बट जब आप प्रीवियस चैप्टर्स में जाओगे फ्रिक्शन के केस में, तो फ्रिक्शन के केस में आप देखोगे कि फ्रिक्शन हमेशा क्या होता है, जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही होती है, मैं 1D ब्लॉक की बात कर रहा हूँ, उस डायरेक्शन के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में आपका फ्रिक्शन लगता है। तो यहाँ पे जो हमारा फोर्स है वो क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स है या फिर रेजिस्टिव फोर्स है, जो कि क्या करता है, मोशन को रजिस्ट करता है, मोशन का अपोज करता है। तो उस केसेस में आपको ये कंडीशन देखने को मिलेगी, जो कि हम आज की क्लास में उस केस को डिस्कस भी करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, जो हमारा फोर्स का डायरेक्शन है और जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है, दोनों क्या है, एंटी पैरेलल है, दोनों का डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे कि थीटा हमारा क्या है, थीटा हमारा 180 डिग्री है। पुट करते हैं, सो W इज इक्वल टू क्या है, देखो W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। तो F तो हमारा ऐसे ही रहेगा, S हमारा ऐसे ही रहेगा, और कॉस थीटा की जगह आ जाएगा कॉस 180। और अगर हम कॉस 180 की बात करें तो कॉस 180 की वैल्यू होती है -1। तो फाइनली हमारा जो W इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एफ एस -1, और -1 का मतलब ये हो गया -FS। तो यहाँ पे जो हमारा वर्क डन है वो क्या हो गया, नेगेटिव आ गया। अब यहाँ से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं, और वो कंक्लूजन क्या है, वर्क डन हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, वर्क डन हमारा 0 भी हो सकता है, और वर्क डन हमारा नेगेटिव भी हो सकता है। सो वर्क डन कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0। तो वर्क डन आपके क्या हो सकते हैं, तीनों टाइप के हो सकते हैं। तो ये वर्क डन की स्पेशल कंडीशन थी। फिलहाल हमारा वर्क डन से रिलेटेड जितना भी टॉपिक्स था, कॉन्सेप्ट्स थे, वो खत्म हो चुके हैं। अब इन्हीं फॉर्मूला पे जो हमारे दो बेसिक फॉर्मूला है, एक है W इज इक्वल टू वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस, एंड दूसरा फॉर्मूला W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। तो इन फॉर्मूलेस पे हम क्या करने वाले हैं, कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस हैं और काफ़ी मजा आएगा उन क्वेश्चंस को करने में। और बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, और बेसिक से शुरू करके काफ़ी अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, जो कि हमारे नीट में आने की जिन क्वेश्चंस की क्या है, पॉसिबिलिटी है। साथ ही आपको असाइनमेंट्स भी प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे आपको टेलीग्राम चैनल पे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके ज्वाइन हो जाइए। ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद आपको उस ग्रुप पे वर्क एनर्जी पावर से रिलेटेड जितना भी आपके असाइनमेंट्स है वो प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो चलिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स पे। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, आपको वेक्टर एफ गिवन है 2i - j + k। अब सबसे पहली बात कि ये जो आपका गिवन फोर्स है क्या ये कांस्टेंट है, तो देखो यहाँ पे एफ एक्स क्या है आपका 2, एफ वाई क्या है -1, एफ जेड कितना है +1, और ये तीनों ही वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पे अगर ये तीनों ही वैल्यू आपकी क्या, एफ एक्स, एफ वाई और एफ जेड कांस्टेंट है, इट्स मीन ये जो आपका गिवन फोर्स है ये क्या होगा, कांस्टेंट फोर्स होगा। चलिए ये तो हमें पता चल गया, गिवन फोर्स आपका कांस्टेंट है। फिर आपको डिस्प्लेसमेंट दिया है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एस आई + j - k, या यहाँ हम लिख देते हैं -2k। अब क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है तो यूनिट भी लिख देते हैं इसका मीटर। तो फिलहाल आपको क्या है, वेक्टर एफ और वेक्टर एस दिया है, और आपसे पूछा है वर्क डन, पूछ रहा है। तो वर्क डन आप कैसे कैलकुलेट करोगे, हमें फॉर्मूला पता है, W इज इक्वल टू वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस। वैल्यू पुट कर देते हैं, तो W इज इक्वल टू वेक्टर एफ की वैल्यू देखो क्या है, 2i - j + k डॉट, बीच में क्या लगाओगे, डॉट लगाओगे, और फाइनली यहाँ पे देखो क्या करोगे, वेक्टर एस की वैल्यू पुट करोगे i + j - 2k। अब डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, आई वाले का जो कंपोनेंट है, आई का कंपोनेंट देखो क्या है, 2 है,
और इसमें आई का कंपोनेंट देखो क्या है, 1 है। तो आई के जो कंपोनेंट्स होते हैं उन कंपोनेंट्स के आपस में मल्टीप्लाई करा दोगे, तो यहाँ मल्टीप्लाई क्या होगी, 2 × 1, फिर लिखोगे प्लस, फिर क्या करोगे, जे का जो कंपोनेंट है, यहाँ पे जे का कंपोनेंट कितना है देखो -1, और यहाँ पे जे का कंपोनेंट कितना है +1। तो जो जे के आपके कंपोनेंट है उनको आपस में मल्टीप्लाई करा दोगे, तो -1 का मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, +1 के साथ। और फाइनली क्या करोगे, प्लस लिखोगे, जो आपका के का कंपोनेंट है, यहाँ पे के का कंपोनेंट कितना है, +1 है, और यहाँ पे के का कंपोनेंट कितना है, -2 है। तो +1 की मल्टीप्लाई करवा दोगे किससे, -2 के साथ। तो आई के कंपोनेंट की मल्टीप्लाई आई के कंपोनेंट के साथ, जे के कंपोनेंट की मल्टीप्लाई जे के कंपोनेंट के साथ, के कंपोनेंट की मल्टीप्लाई के कंपोनेंट के साथ। तो इस प्रकार से आप क्या करते हैं, वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस कैलकुलेट करते हैं। तो फाइनली हमारा देखो आंसर क्या आ जाएगा, 2 रहेगा, ये -1 हो जाएगा और ये -2 हो जाएगा। तो ये -2 से +2 कैंसल, और फाइनली हमारा आंसर कितना आया, 1। अब क्योंकि ये वर्क डन है, सो वर्क डन का जो आपका यूनिट होता है क्या होता है, जूल। तो यहाँ पर जो वर्क डन आएगा वो कितना आ जाएगा, -1 जूल हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से हम डायरेक्ट वेक्टर एफ और वेक्टर एस जब आपको गिवन होगा तो आप वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट वेराइटी का क्वेश्चन करते हैं। सो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और एक नई वैरायटी का क्वेश्चन है, और काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा इस क्वेश्चन से। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को एक बार रीड कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है, ए पार्टिकल मूव फ्रॉम ए पॉइंट 1,2,3 मीटर टू अनदर पॉइंट 2,3,5 मीटर ड्यूरिंग विच ए सर्टेन फोर्स वेक्टर एफ इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप न्यूटन एक्ट ऑन इट, फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले तो हमें इस क्वेश्चन की लास्ट लाइन से पता चल रहा है कि हमें जो कैलकुलेट करना है वो क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है वर्क डन। सो फाइंड द वर्क डन। अब किसके लिए वर्क डन कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट हमें वर्क डन करना है कि जो हमारा फोर्स अप्लाई हो रहा है, और फोर्स क्या अप्लाई हो रहा है, वेक्टर एफ इक्वल टू 2i प्लस 3j कैप न्यूटन, इस फोर्स के अप्लाई होने के वजह से जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसकी वजह से हमें क्या करना है, वर्क डन को कैलकुलेट करना है। तो देखो क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है, पहले उस क्वेश्चन को हम क्या कर देते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं कि हमें कैलकुलेट करना है क्या, वर्क डन। ये चीज तो हमें पता चल गई, हमारा मेन गोल क्या है, वर्क डन कैलकुलेट करना है। अब क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, एक पार्टिकल है, ये पार्टिकल ले लेते हैं। पार्टिकल स्टार्टिंग में कहाँ पे था, पार्टिकल का इनिशियल पॉइंट क्या था, 1,2,3। तो ये पार्टिकल का इनिशियल पॉइंट है 1,2,3, ये क्या है, इसका इनिशियल पॉइंट है। उसके बाद क्या हुआ, इस पार्टिकल पे एक फोर्स लगा, वेक्टर एफ, और इस वेक्टर एफ की वैल्यू क्या है, वेक्टर एफ की वैल्यू है 2i कैप प्लस 3j कैप न्यूटन। जैसे ये वेक्टर एफ इस पार्टिकल पे लगा तो डेफिनेटली पार्टिकल क्या करेगा, मूव करेगा। अब मूव करके ये अपने फाइनल पॉइंट पे पहुंच गया, ये पार्टिकल। अब फाइनल पॉइंट कितना है, यहाँ पे देखो फाइनल पॉइंट है 2,3,5। तो इसका फाइनल पॉइंट कितना हो गया, 2,3,5 मीटर। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा फाइनल पॉइंट है। क्लियर। तो हमें इनिशियल पॉइंट मिल गया और फाइनल पॉइंट मिल गया। तो सबसे पहले हमारे को जो गिवन वेक्टर है वो लिख लेते हैं, मतलब गिवन फोर्स है इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर, वो क्या है, वेक्टर एफ इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप न्यूटन। उसके बाद हम क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालेंगे। अगर हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एस की बात करें तो हमने क्या बताया था, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अब देखिए जो इसकी फाइनल पोजीशन है, यानी कि जो इसका फाइनल पॉइंट है वो क्या है, 2,3,5 मीटर। तो यहाँ पे हम इसकी फाइनल पोजीशन को अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें, पॉइंट को अगर हम वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो इस पॉइंट को जब हम वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका क्या, वेक्टर r1। तो इसको हम वेक्टर, फाइनल है तो वेक्टर r फाइनल कर देते हैं, तो वेक्टर आर एफ। सो वेक्टर आर एफ यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। तो हमने इस पॉइंट पी का पॉइंट को क्या करा, पोजीशन वेक्टर में कन्वर्ट कर दिया।
सिमिलर हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को भी हम पोजीशन वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको हम देखो क्या लिखेंगे, क्योंकि ये पॉइंट क्या आपका इनिशियल पॉइंट है, तो इसको हम लिखते हैं वेक्टर आर इनिशियल। सो वेक्टर आर इनिशियल देखो क्या होगा, 1 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। अब क्योंकि ये आपका क्या है, लेंथ है, तो इसका यूनिट मीटर हो जाएगा, ये भी लेंथ है तो इसका मीटर क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एस इज इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर आर फाइनल माइनस वेक्टर आर इनिशियल। वैल्यू पुट कर देते हैं, वेक्टर आर फाइनल की वैल्यू देखो कितनी है, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 5 के कैप। तो यहाँ पे वेक्टर आर की आर एफ, तो फाइनल पोजीशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे देखो 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप और प्लस क्या है 5 के कैप माइनस आर इनिशियल। आर इनिशियल क्या देखो है, देखो यहाँ पे आर इनिशियल है आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। तो फाइनली इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो वेक्टर एस इक्वल टू आ जाएगा आपका 2 आई कैप ऐसे ही रहेगा प्लस 3 जे कैप ऐसे ही रहेगा प्लस 5 के कैप ऐसे ही रहेगा। ये माइनस क्या करेगा, अंदर के साइन चेंज कर देगा, तो जो प्लस है उसको माइनस कर देगा और जो माइनस है उसको प्लस कर देगा। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस आई माइनस 2 जे माइनस 3 के। और क्या करेंगे, देखो आई वाला आई के साथ सॉल्व करोगे तो वेक्टर एस इक्वल टू 2 आई माइनस आई कितना आ जाएगा, आई कैप 3 जे माइनस 2 जे फिर कितना आ जाएगा प्लस जे कैप 5 के माइनस 3 के कितना आ जाएगा 2 के कैप। तो यहां से हमें क्या मिल गया, वेक्टर एस की वैल्यू मिल गई और वेक्टर एफ की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है। अब इसको सॉल्व करते हैं। फिलहाल क्या करते हैं, फिलहाल ये मैंने समझाने के लिए लिखा था, तो इसको फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए ताकि चीजें आपको क्लियर रहें। चलो अब हमें देखो कैलकुलेट क्या करना है, बेसिकली कैलकुलेट करना हमारा मेन गोल था, बॉगडन कैलकुलेट करना। बॉगडन का फॉर्मूला होता है वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस। अभी हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बन गया जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था। वेक्टर एफ की वैल्यू देखो कितनी है, वेक्टर एफ की वैल्यू है 2 आई प्लस 3 जे। अब क्योंकि यहाँ पे के का कॉम्पोनेंट नहीं है, तो के का कॉम्पोनेंट नहीं है तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, प्लस 0 के, बिकॉज के का कॉम्पोनेंट यहाँ पे अपसेंट है। क्लियर। और बीच में क्या लगाओगे यहाँ पे, डॉट प्रोडक्ट। अब एस की वैल्यू देखो, वेक्टर एस की वैल्यू क्या कैलकुलेट हुई है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। तो यहाँ पे हम रख देते हैं वैल्यू आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। और फाइनली क्या करोगे, आई का आई के साथ मल्टीप्लाई कराओगे, तो 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ प्लस 3 का मल्टीप्लाई मतलब जे के कंपोनेंट का मल्टीप्लाई जे के कंपोनेंट के साथ, तो 3 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, 1 के साथ। और फाइनली के कंपोनेंट के मल्टीप्लाई के साथ। के का कंपोनेंट कितना है यहाँ पे 0 और यहाँ पर कितना है के का कंपोनेंट 2। तो फाइनली यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस 3 प्लस 0 और ये आ जाएगा आपका 5 जूल। इसका मतलब इस पार्टिकल को इनिशियल पॉइंट से, इनिशियल पॉइंट क्या था 1, 2, 3 मीटर से उसके फाइनल पॉइंट क्या है 2, 3, 5 मीटर तक ले जाने में जो वर्क डन लगा है इस फोर्स को, इस फोर्स ने कितना वर्क डन किया है, 5 जूल वर्क डन किया है। तो इस प्रकार से अगर आपको 2 पॉइंट्स गिवन है तो उन 2 पॉइंट्स के लिए आप वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैलकुलेट करके। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आप कैसे कैलकुलेट करोगे, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन के हेल्प से। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक नई वैरायटी का क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलेगा इस क्वेश्चन से। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करेंगे, फिर हम देखेंगे कि इस क्वेश्चन में आखिर ये बोलना क्या चाह रहा है। तो विद द हेल्प ऑफ डायग्राम हम इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश भी करेंगे और फाइनली हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला अप्लाई करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। वैसे तो हम डायरेक्ट इस क्वेश्चन को फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं, बट मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप किसी भी क्वेश्चन को जब सॉल्व करते हैं तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आपके पास 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है कि उस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व कर रहे हो तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए जिस फॉर्मूले को आप अप्लाई कर रहे हो उस फॉर्मूले को आपने क्यों अप्लाई किया, आखिर आपने उसी फॉर्मूले को ही क्यों अप्लाई किया। और दूसरा होता है
कि उस क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो गलती करते हैं वो क्या करते हैं कि वो हमेशा पीछे भागते हैं कैसे के, कि बस आप ये बता दीजिए कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। अब कैसे का मतलब क्या होता है, फॉर्मूला आया, फॉर्मूला उन्होंने अप्लाई किया और अप्लाई करके आंसर निकाल दिया। अब इससे लॉन्ग टर्म या कि लॉन्ग टाइम में क्या होगा, आपका नुकसान होगा। लॉन्ग टाइम में कैसे नुकसान होगा कि जब आप आफ्टर 6 मंथ्स या आफ्टर 2 मंथ्स या आफ्टर 1 मंथ जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे तो वहाँ क्या होगा, वहाँ जब आप उस कॉन्सेप्ट पे बेस, जो भी आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उस पे बेस जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे और वहाँ एक भी क्वेश्चन उसने थोड़ा सा घुमा के दे दिया, थोड़ा सा ट्रिकी बना दिया, तो प्रॉब्लम क्या होगा, प्रॉब्लम ये होगा कि जिस स्टूडेंट ने कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा इस अप्रोच को फॉलो किया होगा उसको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आएंगी, उसे पता ही नहीं चलेगा कि आपको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, क्योंकि उसने तो सिर्फ क्या सीखा कि फॉर्मूले क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है। तो कहीं ना कहीं वो देखेगा कि एक प्रॉब्लम को वो फेस कर रहा है। पर जैसे ही आप इस चीज को अप्रोच करते हो कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए जिस फॉर्मूले को आप अप्लाई कर रहे हो तो उसी फॉर्मूले को ही क्यों अप्लाई कर रहे हो, जिस दिन आपके माइंड में ये कैलकुलेशन क्वेश्चन को पढ़ते ही होनी शुरू हो गई, मैं गारंटेड लिख के दे रहा हूं कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे तो क्वेश्चन कितना ही ट्रिकी क्यों ना बना दें, क्वेश्चन को कितना ही घुमा के क्यों ना दे दें, उस क्वेश्चन के सॉल्व होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। और नेक्स्ट ईयर थोड़ा सा पेपर हार्ड भी आ सकता है 2025 में, बिकॉज 2024 में जो नीट का जो हाल हुआ है, अप्रोक्स 70 स्टूडेंट 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स लेकर आए हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात मान के चलिए कि नेक्स्ट ईयर थोड़ा सा पेपर हार्ड बनेगा। और हार्ड बनाने का मतलब है कि फिजिक्स ही हार्ड आएगी, बाकी के 2 सब्जेक्ट्स तो आपके क्या होंगे, मॉडरेट लेवल पे रहेंगे। तो फिजिक्स को थोड़ा सा हार्ड बना सकता है वो, तो इसलिए हम फिजिक्स को पढ़ते हुए हमेशा किस पे फोकस करेंगे, क्यों पे फोकस करेंगे कि आपने फॉर्मूला क्यों अप्लाई किया। और हाँ, स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, मतलब स्टार्टिंग में थोड़ा ज़्यादा समय लग सकता है इस अप्रोच से क्वेश्चन को सॉल्व करने में, पर आफ्टर 1 मंथ आफ्टर 2 मंथ्स आप ये देखेंगे कि इस अप्रोच से जो स्टूडेंट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं अब वो क्वेश्चन पढ़ते ही इस अप्रोच को अप्लाई करना शुरू कर दे रहा है। तो स्टार्टिंग में मे भी आपको 2 मिनट लगे इस अप्रोच में, फिर 1 मिनट लगे, फिर धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आएगा आपने क्वेश्चन पढ़ा और ये जो आपकी क्यों की अप्रोच है ये क्वेश्चन पढ़ते ही आपके माइंड में चलनी शुरू हो जाएगी। तो प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे वो उतना ही परफेक्ट होते चले जाएंगे। तो इसलिए हम हमेशा किस पे फोकस करेंगे, क्यों पे फोकस करेंगे, कि अगर हम कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं तो उस फॉर्मूले को हम क्यों यूज़ कर रहे हैं। अब इस क्वेश्चन में आप ये चीज़ थोड़ा सा विजुलाइज करने वाले हैं कि मेरे कहने का मतलब क्या था। तो सबसे पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, ए बॉडी मूव ए डिस्टेंस 10 मीटर अलोंग a straight line under the action a force 5 Newton. If the work done is 25 joule, the angle which the force makes with the direction of motion of the body. तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक ब्लॉक बना लेते हैं जिस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और इस ब्लॉक को डिस्प्लेसमेंट के लिए हम क्या करते हैं, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस और ये हो गया आपका वाई एक्सिस। अब ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, देखो ये ब्लॉक डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 10 मीटर। अब कौन सी डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, ए स्ट्रेट लाइन। तो इसने ये डिस्टेंस ट्रेवल किया 10 मीटर कौन सी डायरेक्शन में, स्ट्रेट लाइन में। तो इसने क्या करा, स्ट्रेट लाइन में 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। तो ब्लॉक की नई कंडीशन ये है, तो ये डिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा 10 मीटर। अब देखो कितनी चालाकी से क्वेश्चन में इसने डिस्टेंस लिखा है। अब क्योंकि ये जो डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है कौन सी लाइन में हो रहा है, स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, तो ये अंडरस्टूड है कि स्ट्रेट लाइन में जो आपका डिस्टेंस ट्रेवल होता है वो हमेशा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है। तो यहाँ पे उसने डिस्टेंस के साथ साथ इनडायरेक्टली इसने डिस्प्लेसमेंट भी दे दिया। इट्स मीन जो आपको ये डिस्टेंस गिवन है ये इनडायरेक्टली क्या है, आपका डिस्प्लेसमेंट है, बिकॉज ये जो डिस्टेंस आपका ट्रेवल हो रहा है वो कौन सी लाइन में हो रहा है, अलोंग द स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन के लिए जो डिस्टेंस होता है वही आपका डिस्प्लेसमेंट भी होता है। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि जो एस है, एस मतलब डिस्प्लेसमेंट है, वो कितना दे दिया इसने 10 मीटर। अब देखो
जो फोर्स है अंडर द एक्शन फोर्स, फोर्स कितना दे दिया यहाँ पे इसने, फोर्स दे दिया 5 न्यूटन। और फाइनली इफ द वर्क डन इज 25 जूल, तो फोर्स 5 न्यूटन और वर्क डन कितना दे दिया उसने, W इज इक्वल टू 25 जूल। अब देखो फाइनली पूछ क्या आ रहा है, द एंगल विच द फोर्स मेक्स विद द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। तो डायरेक्शन जो है वो बॉडी का कहाँ की तरफ है, आगे की तरफ है, और यही हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एस। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एस कहाँ की तरफ जा रहा है, आगे की तरफ जा रहा है। और इसका हमें एंगल निकालना है, किसके साथ निकालना है, देखो विच द फोर्स, फोर्स के साथ एंगल निकालना है। अब अगर हम फोर्स के साथ एंगल निकाल रहे हैं तो डेफिनेटली फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन के इक्वल नहीं होगा, फोर्स कुछ ऐसा लग रहा होगा। ये हमारा क्या है, वेक्टर है, और ये एंगल बनाया है इसने यहाँ पे थीटा। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में ये बोलना चाह रहा है कि जो आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है दोनों के बीच का एंगल थीटा कितना होगा। तो क्या करते हैं, फॉर्मूला रखते हैं और अप्लाई करते हैं। W इज इक्वल टू हमने क्या पढ़ा है, एफ एस कॉस थीटा, और इसमें जो थीटा होता है, थीटा क्या होता था, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल, और यही हमें क्या करना है, यही हमें थीटा कैलकुलेट करना है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल। तो बेसिकली हमें इस फॉर्मूले में क्या कैलकुलेट करना है, थीटा कैलकुलेट करना है। तो कॉस थीटा आप एक साइड कर दो और बाकी क्या करो, दूसरी साइड ले जा लो। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W अपॉन एफ एस। जो आपका W है वो कितना गिवन है, देखो 25 जूल, अपॉन जो F है वो कितना गिवन है, देखो 5 न्यूटन, और जो S है वो कितना गिवन है, 10 न्यूटन, 10 मीटर, तो 10 लिख दिया हमने यहाँ पे। ठीक है, यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि कॉस थीटा का यूनिट हमें पता है, यूनिट लेस होता है। तो फाइनली देखो क्या होगा, ये कितने टाइम्स चला जाएगा, ये आपका 5 टाइम्स चला जाएगा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5/10। 5/10 को आप क्या लिख सकते हो, 5/10 को 1/2 लिख सकते हो। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, 1/2। और जो कॉस थीटा की 1/2 की वैल्यू होती है वो क्या होती है, वो होती है 60 पे, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, ये हमें पता होना चाहिए। और फाइनली कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2 की जगह क्या पुट करोगे, कॉस 60, और जब कंपेयर कराओगे लेफ्ट हैंड साइड के थीटा को राइट हैंड साइड के थीटा से, तो दिस इंप्लाइज टू थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का जो एंगल है वो 60 डिग्री है। पर क्वेश्चन को देखो कितना घुमा के पूछा है, अगर क्वेश्चन को आप पढ़ोगे तो आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। कुछ स्टूडेंट्स क्या करेंगे, डायरेक्ट W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, क्योंकि वर्क डन का क्वेश्चन है तो डेफिनेटली यहाँ पे थीटा क्या कर रहा होगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का पूछ रहा होगा। बट हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है, कभी कभी क्वेश्चंस को वो क्या कर सकता है, थोड़ा ट्रिकी भी बना सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा इस टाइप के अप्रोचेस को हम ज़्यादा फोकस करेंगे, क्यों पे हम ज़्यादा ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए फिलहाल इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्विच करते हैं। सो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है वेक्टर एफ। वेक्टर एफ गिवन है आपका 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप, और वेक्टर एस आपका गिवन है 4i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप। और आपको कैलकुलेट करना है यहाँ पे एंगल बिटवीन द वेक्टर एफ एंड वेक्टर एस। तो बेसिकली आप क्या करोगे, यहाँ पे कॉस थीटा कैलकुलेट करोगे। किस फॉर्मूले से कॉस थीटा कैलकुलेट करोगे, W इज इक्वल टू वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस। तो W इज इक्वल टू क्या होता है आपका, वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस होता है, और इसी को हम लिख सकते हैं W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। इसे इक्वेशन फर्स्ट बना देते हैं। तो यहां से हम क्या करते हैं, कॉस थीटा लिखते हैं, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W अपॉन एफ एस। और अगर हम W की बात करते हैं तो इक्वेशन फर्स्ट से हम W क्या पुट कर सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट से हम W पुट कर सकते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू W की वैल्यू क्या है, वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस, और अपॉन क्या हो जाएगा, एफ एस। तो ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं, और इस फॉर्मूले को डायरेक्ट याद करके डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, अप्लाई भी कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस में। अब देखो सबसे पहले हमारा जो मेन मोटिव है वो क्या कैलकुलेट करना है, W यानी कि वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हम वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वेक्टर एफ कितना, देखो यहाँ पे वेक्टर एफ है 2i प्लस जे
-2k। और क्योंकि ये फोर्स है तो हम यहाँ पे इसका क्या करते हैं, न्यूटन लिख देते हैं यूनिट, और ये डिस्प्लेसमेंट है तो इसकी यूनिट लिख देते हैं मीटर। तो ये हो गया आपका डॉट, क्योंकि आप एफ डॉट एस निकाल रहे हैं तो एफ लिख दिया डॉट। अब एस, वेक्टर एस की वैल्यू देखो क्या है, 4i + 2j - 4k। तो फाइनली क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो जो i का कोफिशिएंट है, i का कोफिशिएंट देखो कितना है 2, और यहाँ पे i का कोफिशिएंट कितना है 4, तो i के कोफिशिएंट का i के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस यहाँ i का j का कोफिशिएंट कितना है 1, और यहाँ j का कोफिशिएंट कितना है 2, तो j के कोफिशिएंट का j के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। और यहाँ पे देखो k का कोफिशिएंट कितना है, k का कोफिशिएंट है -2, और यहाँ पे k का कोफिशिएंट क्या है -4, तो k के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई k के कोफिशिएंट के साथ हो जाएगा, मतलब -2 मल्टीप्लाई -4। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का 8। तो यहाँ पे आपका वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस, ये प्लस का 8 आ गया, ये क्या है प्लस का 2, और ये आपका हो गया -2 -4, तो कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो अगेन ये क्या हो जाएगा, +8। तो फाइनली यहाँ पे आपका क्या है, जो वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस है वो कितना हो जाएगा, 8 + 2 10, और ये प्लस कितना हो जाएगा 8, तो ये आ गया आपका कितना 18। तो वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस आ गया आपका कितना 18। तो इसको हम बना देते हैं इक्वेशन 2। सो ये हमारा हो गया वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस कैलकुलेट। अब फॉर्मूले में हम देखेंगे तो हमें अब नेक्स्ट टर्म जो कैलकुलेट करना है वो क्या करना है, एफ। एफ क्या है यहाँ पे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एफ। तो एफ क्या है यहाँ पे, एफ है हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एफ। और वेक्टर एफ को हमने स्टार्टिंग में क्या नोटेशन दिया था, वेक्टर एफ को हमने नोटेशन दिया था एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। और हमारे यहाँ जो वेक्टर एफ गिवन है वो क्या गिवन है, देखो वो हमारा वेक्टर एफ यहाँ पे गिवन है 2i + j - 2k। अब क्योंकि ये फोर्स है तो न्यूटन लिख देते हैं, ये फोर्स है तो न्यूटन लिख देते हैं। अब अगर हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करवाएंगे तो एफ एक्स की जगह देखो यहाँ पे कितना है, एफ एक्स की जगह 2 है, क्योंकि ये फोर्स है तो न्यूटन लिख देते हैं। एफ वाई की जगह देखो कितना है, यहाँ पे जे का कंपोनेंट एफ वाई है, यहाँ पे जे का कंपोनेंट 1 है, तो एफ वाई की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी 1 न्यूटन। और फिर एफ जेड, ये देखो एफ जेड के कैप का कंपोनेंट एफ जेड है, यहाँ पे के कैप का कंपोनेंट क्या है -2 है, तो जो एफ जेड है वो कितना आ जाएगा यहाँ पे -2 आ जाएगा। तो जब इन दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर करवाएंगे तो यहाँ से हम एफ एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, एफ वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं और एफ जेड की वैल्यू निकाल सकते हैं। फाइनली अगर हम मैग्नीट्यूड एफ की बात करें तो मैग्नीट्यूड एफ इक्वल टू हमने स्टार्टिंग में फॉर्मूला लिखा था एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर प्लस एफ जेड स्क्वायर। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, तो वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4। एफ वाई की वैल्यू कितनी है तो हम लिख देते हैं यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस एफ वाई की वैल्यू देखो कितनी है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस एफ जेड की वैल्यू कितनी है -2, तो ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर। तो फाइनली एफ इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर अगेन 4, यह आ गया आपका √9। और √9 का मतलब है हम एफ की वैल्यू कितनी लिख सकते हैं 3 न्यूटन। तो ये हमारी एफ की वैल्यू आ गई। इसको भी हम इक्वेशन बना लेते हैं, अभी यूज करेंगे इसको भी। तो जब हम एफ को यहाँ पे इक्वेशन के तौर पे लिखेंगे तो ये हमारा क्या हो गया इक्वेशन 3। ये हमने एफ कैलकुलेट करा। अब उसके बाद नेक्स्ट देखो हमें क्या कैलकुलेट करना है, एस। तो एस कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, एस को लिखते हैं। तो हमारा जो वेक्टर एस होता है वो होता है बेसिकली एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। और जो हमारा वेक्टर एस गिवन है वो क्या गिवन है, देखो 4i + 2j - 4k। तो यहाँ क्या है, देखो वेक्टर एस गिवन है हमारा 4i + 2j - 4k। अब क्योंकि ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है तो इसको हम यूनिट लिख देते हैं मीटर, और इसका भी यूनिट लिख देते हैं हम क्या, मीटर। अब दोनों को कंपेयर करवाएंगे तो x की जगह देखो क्या है 4, तो x = 4 मीटर,
y की जगह कितना है, y इज इक्वल टू 2 मीटर, और z की जगह कितना है, z इज इक्वल टू -4 मीटर। और अगर हम s के किसकी बात करते हैं, s की बात करते हैं, तो s क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, जो कि हम स्टार्टिंग में लिख चुके हैं, और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो फाइनली जब ये वैल्यू आप पुट करोगे तो x की जगह क्या पुट करोगे, 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस y की जगह 2, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर, और z की जगह कितना आ जाएगा -4, तो -4 का स्क्वायर। तो s इज इक्वल टू आ जाएगा कितना, 4 का स्क्वायर मतलब 16, 2 का स्क्वायर मतलब 4, और अगेन -4 का स्क्वायर मतलब 16। तो यहाँ पे आपका जो s की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, √36। √36 का मतलब s की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 6। इसको भी आप क्या करो, इक्वेशन बना दो, तो ये हो जाएगा आपका इक्वेशन 4। अब यहाँ पे जो आपका फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में आप ले जाके क्या करोगे, कि जितनी भी आपने वैल्यूज कैलकुलेट करी है उन वैल्यूज को पुट कर दोगे। तो फॉर्मूला हमारा देखो क्या है, फॉर्मूला है हमारा cos थीटा इज इक्वल टू वेक्टर f डॉट एस अपॉन एफ एस। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम इस फॉर्मूले को अब यूटिलाइज करने जा रहे हैं। तो फॉर्मूला हमारा देखो क्या है, cos थीटा इज इक्वल टू वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस अपॉन एफ एस। तो यहाँ फाइनली जो cos थीटा वो क्या हो जाएगा, वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस, कहीं हमने कैलकुलेट किया, देखो ये रहा इक्वेशन सेकंड में। तो इक्वेशन सेकंड से हम क्या करेंगे, वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस की वैल्यू कितनी रख देंगे, 18। तो वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 18 अपॉन एफ। एफ क्या है, फोर्स का मैग्नीट्यूड, इक्वेशन थर्ड में देखो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, कितना है ये 3, तो एफ की जगह हम क्या रख देंगे 3 इंटू एस। एस का मैग्नीट्यूड देखो यहाँ पे क्या, इक्वेशन फोर्थ में 6, तो एस की जगह हम क्या रख देंगे 6, और ये कितना हो जाएगा 18, और 3 × 6 कितना हो जाएगा 18। तो ये फाइनली cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 1। और cos थीटा की जो वैल्यू 1 होती है वो किस एंगल पे होती है, जब हमारा थीटा डिग्री इक्वल टू कितना होता है, 0 डिग्री होता है। इसका मतलब ये है कि जो आपका एंगल बिटवीन द वेक्टर एफ एंड वेक्टर एस है वो कितना डिग्री होगा, 0 डिग्री होगा। मतलब दोनों ही फोर्स एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल होंगे। दोनों ही मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एक दूसरे के पैरेलल होंगे, दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। चलिए इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्विच करते हैं। एक्चुअली वो नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, नेक्स्ट टॉपिक है, तो उसको हम एज अ टॉपिक की तरह भी पढ़ेंगे और एज अ क्वेश्चन की तरह भी समझेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है वो है वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स। तो पहले हम इसको एज अ टॉपिक की तरह करेंगे, और देन फाइनली हम क्या करेंगे, इस टॉपिक पे बेस्ड, वैसे तो है तो आपका वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स ही, तो वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स पे हम क्या करेंगे, फाइनली कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे इसके नोटेशन की बात करते हैं फ्रिक्शनल फोर्स की, वो क्या है आपका स्मॉल एफ। और इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने से पहले एक चीज आपको आइडेंटिफाई कर लेनी है कि जो आपका फ्रिक्शनल फोर्स है ये क्या होना चाहिए, शुड बी कांस्टेंट होना चाहिए। क्योंकि हम बेसिकली जो वर्क डन कैलकुलेट कर रहे हैं, जो कि मैंने स्टार्टिंग में जस्ट अभी बोला कि बेसिकली क्या है, वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स ही हम कैलकुलेट कर रहे हैं। अब क्योंकि जो आपका फ्रिक्शन होता है, अगर हम स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करें तो क्या होता है, सेल्फ एडजस्ट होता है। तो सेल्फ एडजस्ट होने की वजह से फ्रिक्शन फोर्स का जो क्या है मैग्नीट्यूड है वो वेरी करता है। तो यहाँ पे आपको किसी भी फ्रिक्शनल फोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, मतलब किसी भी फ्रिक्शनल फोर्स से रिलेटेड वर्क डन को कैलकुलेट करने के लिए आपको ये आइडेंटिफाई कर लेना इंपॉर्टेंट है कि जो आपका फ्रिक्शनल फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है या नहीं है। अगर फ्रिक्शनल फोर्स का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा तभी आप इस मेथड को यूज करेंगे, अदरवाइज इस मेथड को आप यूज नहीं करेंगे। तो चलिए वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स को समझने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक डायग्राम की हेल्प लेते हैं। तो सपोज हमारे पास क्या है, एक रफ सरफेस है जिसका कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कितना है, म्यू है। अब कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन तभी होगा जब आपका दो बॉडी क्या होंगी, आपस में कांटेक्ट में होंगी। तो दो बॉडी आपका क्या है, कांटेक्ट में है, तो ये ब्लॉक है जिसका मास कितना है, m है। और ये ब्लॉक कहाँ की तरफ मूव कर रहा है, ये ब्लॉक आगे की तरफ मूव कर रहा है v वेलोसिटी से। अब आगे की तरफ मूव कर रहा है तो कुछ टाइम बाद क्या होगा, इस ब्लॉक का कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अब इस ब्लॉक का जो डिस्प्लेसमेंट है आफ्टर सम टाइम, सपोज दैट कितना है, s है।
तो आपको बताना है कि इस पूरी जर्नी के लिए, इस पूरे डिस्प्लेसमेंट के लिए जो वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो कितना होगा। तो यहाँ पर अगर हम वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो फॉर्मूला यहाँ पर क्या होगा, देखो फॉर्मूला होगा वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस, और जो वेक्टर एफ है वो इस टाइम क्या है हमारा फ्रिक्शनल फोर्स है। फ्रिक्शनल फोर्स का नोटेशन हमने देखो क्या दिया है, स्मॉल एफ। तो स्मॉल एफ वेक्टर डॉट स्मॉल एस, और इसको हम क्या लिखेंगे, W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। अब हमें क्या करना है यहाँ पर, बेसिकली क्या कैलकुलेट करना है, थीटा एंगल किसके बीच में, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड फ्रिक्शनल फोर्स के बीच में। अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो देखो डिस्प्लेसमेंट कौन सी डायरेक्शन में हो रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। और अगर हम फ्रिक्शनल फोर्स की बात करें तो फ्रिक्शनल फोर्स देखो कहाँ की तरफ हो रहा है, क्योंकि ब्लॉक आगे की तरफ मूव कर रहा है, तो इस पर फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ की तरफ लगेगा, डेफिनेटली पीछे की तरफ लगेगा। तो अगर हम फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन देखें तो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन के क्या ठीक अपोजिट है, मतलब डिस्प्लेसमेंट आपका फ्रिक्शनल फोर्स की क्या है, देखो यहाँ पे एंटी पैरेलल है। इट्स मीन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इस केस के लिए 180 डिग्री। देखो डिस्प्लेसमेंट आपका आगे की तरफ लग रहा है और जो फ्रिक्शनल फोर्स है आपका कहाँ की तरफ लग रहा है, पीछे की तरफ लग रहा है। तो यहाँ पे थीटा कितना हो गया 180 डिग्री पुट कर दो। सो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका एफ एफ रहेगा, एस एस रहेगा, और कॉस क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो फाइनली डब्ल्यू इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा एफ एस, और कॉस 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1। सो डब्ल्यू इज इक्वल टू आ जाएगा आपका माइनस एफ एस। सो इस केस के लिए आपका वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स देखो क्या है, नेगेटिव है। तो हमेशा याद रखना कि सिंगल बॉडी सिस्टम के लिए वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, सिंगल बॉडी सिस्टम के लिए। बिकॉज सिंगल बॉडी सिस्टम के लिए जिस डायरेक्शन में आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा ठीक उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपका क्या होगा, फ्रिक्शन होगा। तो फिलहाल यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि स्टेटमेंट कि फॉर सिंगल बॉडी वर्क डन बाय the frictional force is always negative, क्लियर। चलिए इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लेते हैं। अगर इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करेंगे तो यहाँ से जो फ्रिक्शनल फोर्स की जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी बताओ, म्यू इंटू एन। फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू इंटू एन। अभी जो एन है कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, ऊपर की तरफ, और जो आपका क्या है एम जी है, जिसको अभी हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे भी। एम जी क्या है, यहाँ पे ग्रेविटी है, ग्रेविटी कितनी है एम जी। तो यहाँ पे जो एन की वैल्यू है वो क्या है, इज इक्वल टू एम जी है। न्यूटन लॉ मोशन में हमने काफी अच्छे से इसको डिस्कस किया था। तो फाइनली जो आपका फ्रिक्शन है वो क्या हो जाएगा बताओ, म्यू आपका म्यू रहेगा, और एन की जगह आप क्या पुट कर दोगे, एन की जगह एम जी पुट कर दोगे। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडिफाई कैसे करेंगे, W आपका W ही रहेगा, माइनस आपका माइनस ही रहेगा। फ्रिक्शन की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, म्यू इंटू एम जी। तो फ्रिक्शन की जगह आप क्या कर सकते हो, म्यू इंटू एम जी पुट कर सकते हो, और एस आपका एस रहेगा। बट एक कब पुट करोगे, जब आपका सरफेस कैसी होगी, हॉरिजॉन्टल सरफेस होगी, हॉरिजॉन्टल सरफेस। इंक्लाइन सरफेस होगी तो इंक्लाइन सरफेस में क्या होता है, एन का वैल्यू आपका चेंज हो जाता है। तो हॉरिजॉन्टल सरफेस के लिए आप क्या लिख सकते हो, जो वर्क डन है वो कितना होगा, म्यू माइनस म्यू एम जी इंटू एस। तो फिलहाल तो क्या था, ये वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स का थ्योरी थी। अब इसके कुछ क्वेश्चंस भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो फिलहाल आप थ्योरी को तब तक नोट डाउन कीजिए, फिर क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। सो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो लास्ट टॉपिक, लास्ट कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को क्या करते हैं, रीड कर लेते हैं, फिर उसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, ए ब्लॉक इज पुश्ड 4 मीटर अक्रॉस ए फ्लोर ऑफरिंग 100 न्यूटन रेजिस्टेंस, हाउ मच वर्क डन बाय द रेजिस्टिंग फोर्स। तो बेसिकली जो आपको सबसे पहले गिवन है वो क्या गिवन है, ए ब्लॉक इज पुश्ड 4 मीटर अक्रॉस अ फ्लोर। तो एक फ्लोर बना देते हैं पहले, एक फ्लोर बना दिया हमने। इस फ्लोर पे क्या है, हमारा ब्लॉक रखा हुआ है, ये ब्लॉक है। अब ये ब्लॉक देखो फ्लोर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है,
4 मीटर डिस्टेंस। तो ब्लॉक ने क्या करा, 4 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। तो सपोज दैट ब्लॉक स्टार्टिंग में यहाँ पर था और फाइनली ब्लॉक आफ्टर सम टाइम यहाँ पे पहुंच गया। अब ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है ब्लॉक ने फ्लोर पे, वो कितना गिवन आपको, 4 मीटर। तो ये डिस्टेंस आपको कितना हो जाएगा, 4 मीटर। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा आपका 4 मीटर। तो S इज इक्वल टू कितना गिवन है आपको, S इज इक्वल टू यहाँ पे गिवन है 4 मीटर इनडायरेक्टली क्वेश्चन में। उसके बाद देखो क्या कह रहा है, फ्लोर ऑफरिंग 100 न्यूटन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि वो मोशन का क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है ठीक उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये फोर्स अप्लाई कर रहा है। और ये फोर्स कौन अप्लाई कर रहा है, ये फोर्स अप्लाई कर रहा है फ्लोर। किस पे अप्लाई कर रहा है, ब्लॉक पे अप्लाई कर रहा है। तो इस ब्लॉक को मोशन करने में जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, यहाँ पर देखो गिवन दे रखा है 100 न्यूटन। और जो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो भी एक प्रकार का क्या होता है, रेजिस्टेंस फोर्स ही होता है। जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो फ्लोर और ब्लॉक के बीच में, सरफेस और ब्लॉक के बीच में जो रिलेटिव मोशन होता है उसका अपोज करता है। अब फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा कहाँ लगता है, अपोजिट डायरेक्शन में लगता है रिलेटिव मोशन के। तो ये जो रेजिस्टेंस फोर्स है ये भी आपका क्या होगा, रिलेटिव मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो यहाँ पे ब्लॉक फ्लोर के रिस्पेक्ट में कहाँ की तरफ मूव कर रहा है, फ्लोर के रिस्पेक्ट में ये आगे की तरफ मूव कर रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो क्या होगा आपका 100 न्यूटन का रेजिस्टेंस फोर्स होगा, वो कहाँ की तरफ लगेगा, जिस डायरेक्शन में ब्लॉक आपका मूव कर रहा है फ्लोर के रिस्पेक्ट में उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में। तो ठीक अपोजिट डायरेक्शन में मतलब कहाँ की तरफ हो जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो ये जो 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है वो आपका कहाँ लगेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। अब देखो फोर्स कौन सी डायरेक्शन में है, बैकवर्ड डायरेक्शन में। और जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो कौन से डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो इट्स मीन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल होगा वो क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यू ले जाके पुट करेंगे। पहले पहले वैल्यू को हम लिख लेते हैं। तो ये एस है। अच्छा फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है, देखो यहाँ पे 100 न्यूटन। तो एफ इक्वल टू कितना है आपका 100 न्यूटन। थीटा इक्वल टू हमने यहाँ कैलकुलेट किया कितना है यहाँ पे 180 डिग्री। सो वर्क डन बाय द रजिस्टिंग फोर्स। तो आप वर्क डन भी किसके लिए कैलकुलेट कर रहे हो, रजिस्टिंग फोर्स के लिए कैलकुलेट कर रहे हो। और यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना क्या, कि जो आपका वर्क डन बाय द रजिस्टिंग फोर्स है उसमें जब आप फोर्स की वैल्यू देखोगे तो कितना है, देखो 100 न्यूटन। 100 न्यूटन मतलब ये क्या है, एक कांस्टेंट फोर्स है। कैसे पता चला कांस्टेंट फोर्स है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू क्या हो गई, फोर्स की फिक्स हो गई। अब जैसे ही हमें पता चला कि कांस्टेंट फोर्स है तो वर्क डन बाय द रजिस्टिंग फोर्स, रजिस्टिंग फोर्स मतलब एफ इक्वल टू 100 न्यूटन जो वर्क डन कर रहा है इस पूरी प्रोसेस में वो हमें कैलकुलेट करना है। तो फाइनली यहाँ पे क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू रजिस्टिंग फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। तो रजिस्टिंग फोर्स कितना है, देखो यहाँ पे 100 न्यूटन इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है यहाँ पे 4 मीटर इंटू कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 180 डिग्री। तो यह आ जाएगा आपका कितना 400 और कॉस 180 की वैल्यू होती है -1। सो W इज इक्वल टू आ जाएगा आपका -400 जूल। तो ये आपका क्या है फाइनल आंसर। चलिए इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेम कॉन्सेप्ट पे बेस हम सॉल्व करते हैं। क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन जो कि बेस्ड है वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स। सो इस क्वेश्चन में भी आपको एक नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन को पहले रीड कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, ए ब्लॉक ऑफ मास 250 ग्राम स्लाइड डाउन ऑन इंक्लाइन ऑफ inclination 30 degree with a uniform speed. Find the work done against the friction as the block slide through 1 meter. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका डायग्राम बना देते हैं। तो डायग्राम में यहाँ पे देखो क्या है, एक इंक्लाइन प्लेन बनाना है हमें। और वो इंक्लाइन प्लेन ग्राउंड के साथ कितने डिग्री एंगल बना रहा है, 30 डिग्री। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक इंक्लाइन प्लेन बनाते हैं और ये इंक्लाइन प्लेन ग्राउंड के साथ कितने डिग्री एंगल बनाएगा, 30 डिग्री एंगल बनाएगा। तो क्वेश्चन में उसने दिया है एंगल कितना आपका 30 डिग्री। उसके बाद एक ब्लॉक है जिसका मास कितना है, देखो 250 ग्राम।
तो 250 ग्राम का एक ब्लॉक हम यहाँ पे बनाते हैं और इस ब्लॉक का मास में लिख देता हूँ स्मॉल m, और स्मॉल m की वैल्यू दे रखी है 250 ग्राम। अब क्योंकि हमें SI सिस्टम में क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जितना भी हमारी फिजिकल क्वांटिटी है उनका यूनिट SI सिस्टम में होना चाहिए, तो हम इस ग्राम को क्या करेंगे, किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ग्राम को जब हम किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ से क्या कराएंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे। उसके बाद देखो क्या बोल रहा है कि ब्लॉक कौन कितनी स्पीड से जा रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है। तो फिलहाल इस ब्लॉक का जो वेलोसिटी है वो क्या है, v वेलोसिटी से जा रहा है, और ये v वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। अगर हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करें तो फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी हमारा जो एक्सेलरेशन है वो क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा, इसका 0 होगा। तो सबसे पहले हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। तो जब हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो देखो सबसे पहले इस पे क्या लगेगा, एक mg फोर्स लगेगा। mg फोर्स कौन सी डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। उसके अलावा कोई दूसरा फोर्स लग रहा है इस पे, डेफिनेटली लग रहा है। कौन सा फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा, मतलब ब्लॉक के परपेंडिकुलर होगा। अब फाइनली यहाँ पे mg फोर्स को हम क्या करेंगे, रिजोल्व करेंगे कंपोनेंट्स में। तो जब हम इस mg फोर्स को रिजोल्व करेंगे कंपोनेंट्स में तो इसका एक कंपोनेंट इधर जाएगा और दूसरा कंपोनेंट इधर जाएगा, और जो आपका ये कंपोनेंट होगा ये क्या हो जाएगा, mg cos थीटा। अब यहाँ पे थीटा की जगह कितना दे रखा है बताओ, 30 डिग्री। और ये वाला कंपोनेंट आपका क्या हो जाएगा, mg sin थीटा, और थीटा की जगह यहाँ पे कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। तो जो mg sin थीटा कहाँ की तरफ लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। तो फिलहाल तो हमने क्या करा, यहाँ पे mg को भी रिजोल्व कर लिया। और कोई फोर्स लग रहा है, डेफिनेटली लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखो क्या है, फ्रिक्शन भी है, फ्रिक्शन यहाँ पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, रफ सरफेस बना देते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे मोशन कौन से डायरेक्शन में हो रहा है, मोशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, इट्स मीन जो इसमें फ्रिक्शन है वो कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, ठीक अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि फ्रिक्शन क्या करेगा, सरफेस के साथ रिलेटिव मोशन का अपोज करेगा। तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन कहाँ की तरफ हो जाएगा, आपका अपवर्ड डायरेक्शन में। तो ये हमारा हो गया फ्रिक्शन। तो अकॉर्डिंग टू आपका फ्री बॉडी डायग्राम, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है, 0 है। तो एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब क्या है, जो mg sin थीटा है वो फ्रिक्शनल फोर्स को क्या करेगा, बैलेंस करेगा, क्योंकि दोनों ही बैलेंस फोर्स होंगे। इट्स मीन हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि जो mg sin थीटा है, sin थीटा मतलब 30 डिग्री, ये किसके इक्वल होगा, ये आप इक्वल होगा फ्रिक्शन फोर्स के। क्योंकि ये बैलेंस फोर्स है, बैलेंस फोर्स क्यों है, बिकॉज यहाँ पे ए कितना है, 0 है। ए 0 क्यों है, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म है। तो जब आपका एक्सेलरेशन 0 होता है तो एक्सेलरेशन 0 होने के केस में आप दोनों डायरेक्शन में लगने वाले फोर्सेस को इक्वेट कर देते हैं। जैसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स क्या आपका mg sin 30 डिग्री, इसको आप इक्वेट कर दोगे कौन से डायरेक्शन पे, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो अपवर्ड डायरेक्शन में क्या फोर्स लग रहा है आपका, फ्रिक्शन F। तो यहाँ पे अगर हम फ्रिक्शन फोर्स की बात करें तो कितना हो गया हमारा, mg sin 30 डिग्री। अब यहाँ पे जो हमारी लास्ट लाइन है, वो लास्ट लाइन देखो क्या है, वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन। अभी तक हमने जो वर्क डन कैलकुलेट किया था वो वर्क डन किसके लिए कैलकुलेट किया था, बाय द फ्रिक्शन के लिए कैलकुलेट किया था। तो जब हम बाय द फ्रिक्शन के लिए वर्क डन कैलकुलेट कर रहे थे तो उस सिचुएशन में देखो क्या हो रहा था, उस सिचुएशन में जिस डायरेक्शन में आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा था ठीक उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपका फ्रिक्शन लग रहा था। यहाँ पे एक नया वर्ड आया है, वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन। तो जैसे ही आप अगेंस्ट की बात करते हैं तो अगेंस्ट का मतलब क्या है कि जिस डायरेक्शन में आपका फ्रिक्शन लग रहा होगा, जिस डायरेक्शन में आपका फ्रिक्शन लग रहा होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमें एक फोर्स लगाना है, और वो फोर्स जो वर्क डन करेगा उस फोर्स को हमें कैलकुलेट करना है। जैसे कि इस एग्जांपल में, इस एग्जांपल में देखो फ्रिक्शन का है, फ्रिक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, और यहाँ पे ठीक इसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन लग रहा है, mg sin 30 डिग्री, और ये दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है। अब क्योंकि यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन, मतलब जो फ्रिक्शन का क्या करेगा, अगेंस्ट, अगेंस्ट मतलब उसका जो अपोज करेगा, जो विरोध करेगा, मतलब जो उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा।
तो फ्रिक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में, फ्रिक्शन का जो अगेंस्ट है, फ्रिक्शन का जो अपोज कर रहा है वो कौन कर रहा है, mg sin 30 डिग्री। तो यहाँ पे बेसिकली हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है फ्रिक्शन के अगेंस्ट में। इसका मतलब हम उस फोर्स के लिए वर्क डन कैलकुलेट करेंगे जिस फोर्स का डायरेक्शन फ्रिक्शन फोर्स के ठीक अपोजिट होगा। तो फिलहाल यहाँ पे हमें ये बात ध्यान रखनी है, जब भी आपको अगेंस्ट द फ्रिक्शन जैसा कुछ लिखा दिखाई दे, इट्स मीन आपका जो डायरेक्शन होगा उस फोर्स का डायरेक्शन आपका फ्रिक्शनल फोर्स के ठीक अपोजिट हो जाएगा। अब ठीक अपोजिट होने का मतलब क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ की तरफ लग रहा है, देखो ऊपर की तरफ लग रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स के ठीक अपोजिट होने का मतलब है कि आपका जो डायरेक्शन होगा कहाँ की तरफ होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इस केस में जो आपका फोर्स है उसका डायरेक्शन कहाँ है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और ब्लॉक भी कहाँ की तरफ मूव कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। और वो डिस्प्लेसमेंट देखो कितना दे रखा है, थ्रू 1 मीटर। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड उसने कितना दे दिया, 1 मीटर। अब क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्शन सेम है, इट्स मीन थीटा इज इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, 0 डिग्री आ जाएगा। अब वैल्यू पुट कर दो, तो वैल्यू पुट करेगा तो वर्क डन इक्वल टू क्या आ जाएगा, फोर्स। फोर्स यहाँ पे आपका क्या है, mg sin 30 डिग्री, या फिर आप यहाँ पे क्या लिखोगे, फ्रिक्शनल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। तो W इज इक्वल टू, अब फ्रिक्शनल फोर्स की जगह आप क्या पुट करोगे, mg sin 30, बिकॉज mg sin 30 क्या कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स के अगेंस्ट लग रहा है। तो mg sin 30 की वैल्यू पुट कर देते हैं, mg sin 30 इनटू s को फिलहाल s रहने दो, कॉस थीटा। कॉस थीटा यहाँ पे कितना हो जाएगा, कॉस थीटा यहाँ पे हो जाएगा आपका 0 डिग्री, तो यहाँ हम 0 डिग्री रख देते हैं। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखो सॉल्व करेंगे तो W इज इक्वल टू क्या आएगा, m कितना है यहाँ पे, m यहाँ पर है 250 इंटू 10⁻⁻3, यह m की वैल्यू है। g की वैल्यू हम यहाँ पे क्या करते हैं, 10 रख देते हैं। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 इंटू s की वैल्यू देखो कितनी है, 1 मीटर, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो फाइनली जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो क्या आएगा, यहाँ पे मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको। तो W इज इक्वल टू आपका देखो कितना आ जाएगा, 250 इंटू 10 इंटू 10⁻³ अपॉन 2। तो यहाँ से जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 125 इंटू 10⁻, कितना आ जाएगा, -2। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे 10⁻² कैसे, 10 ये रहा और 10⁻³ ये रहा, तो ये क्या कर देगा 10⁻², और ये आपका आ जाएगा फाइनली 1.25 जूल। तो जो आपका फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क डन होगा वो कितना हो जाएगा, 1.25 जूल। अब देखो ये जो वर्क डन आया वो क्या आया, पॉजिटिव आया। तो जब भी आप फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क डन कैलकुलेट करोगे तो वो पॉजिटिव आएगा, और जब भी आप फ्रिक्शन बाय द फ्रिक्शन वर्क डन कैलकुलेट करोगे तो वो नेगेटिव आएगा। तो लास्ट क्वेश्चन में हमने बाय द फ्रिक्शन वर्क डन कैलकुलेट किया था तो वो नेगेटिव आया था। इस क्वेश्चन में हमने फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क डन कैलकुलेट किया है तो वो क्या आया, आपका पॉजिटिव आया। फिलहाल आज के लेक्चर को यहीं फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम वर्क डन बाय द ग्रेविटी देखेंगे, फिर वर्क डन बाय द स्प्रिंग देखेंगे, एंड फाइनली हम वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स को भी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड हो जाएगा।